नेक्स्ट टॉपिक है राइट अ नोट ऑन लोकल स्टैंड। लोकल स्टैंड आई या लोकल स्टैंड, इससे मुराद क्या है? ये वो एक राइट होता है जिसकी वजह से एक बंदा अदालत में जाता है। वैसे आम तौर पर तो यही होता है कि जो एग्रीव्ड होता है, किसी काम से मुतासिर होता है, पब्लिक फंक्शनरी के किसी काम से, वो जुडिशल रिव्यू के लिए जाता है, अदालती नज़रसानी के लिए जाता है। लेकिन यहाँ पे उन लोगों का भी जिक्र किया गया है जिनका सिर्फ इंटरेस्ट होता है, मफाद वाबस्ता होता है, मुतासिर नहीं हुए होते हैं। एक तो ये है कि अगर कोई आपके प्लॉट पे कब्ज़ा कर लेता है तो इसे हम कहते हैं कि एग्रीव्ड हो गया ये बंदा, यानी मुतासिर हो गया, इसका प्लॉट किसी से छीन लिया है। लेकिन इंटरेस्टेड वो होता है, जैसे मिसाल के तौर पे आपके करीब कोई डीएचए बन रहा था, अब डीएचए नहीं बन रहा तो फिर आपको आपका इंटरेस्ट वाबस्ता हो गया था कि डीएचए अगर आपके करीब आ जाता, हाउसिंग सोसाइटी है डीएचए एक बहुत बड़ी, अगर वो करीब आ जाती है आपकी लोकेलिटी के तो आपके रकबों की कीमतें बढ़ जाती। तो इस सूरत में आपका इंटरेस्ट वाबस्ता हो गया है, मफाद वाबस्ता हो गया है, आप मुतासिर नहीं हुए लेकिन आपका मफाद जुड़ गया है। ऐसा शख्स भी अदालत का रुख कर सकता है। द टर्म लोकल स्टैंड डिनोट्स द पर्सनस एबिलिटी टू इन्वोक द कोर्ट ऑफ लॉ। वो कौन सा शख्स होता है जो अदालत की तरफ अपने मामले को झोंक सकता है, यानी अदालत जा सकता है। सम टाइम अ पर्सन हु इज़ नॉट एग्रीव्ड, ऐसा शख्स जो कि मुतासिर नहीं होता किसी फ़ैसले से, ट्रिब्यूनल के या किसी इनके एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के फ़ैसलों से मुतासिर नहीं होता, और हुज़ राइट हैव नॉट बीन इन्फ्रिंज, जिसका कोई हक भी नहीं मारा गया होता, कैन फाइल अ सूट, वो भी सूट फाइल कर सकता है। मिसाल के तौर पे हैबियस कॉर्पस की जो रिट है वो यानी हबस से बेजा की, किसी का कोई बंदा किसी ने कैद किया हुआ है तो पहली बात है कि उसका वालिद जाएगा, उसका भाई जाएगा कि मेरा भाई जो है वो कैद है, या मेरा वालिद कैद है, या बेटा कैद है, उस सूरत में वो जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई फ्रेंड भी जा सकता है, कोई उसका करीबी हमसाया भी जा सकता है जिसका इंटरेस्ट वाबस्ता है उस बंदे के साथ। वो एग्रीव नहीं है, वो ख़ुद तो कैद नहीं हुआ पड़ा लेकिन वो इंटरेस्टेड है, उसका इंटरेस्ट वाला बंदा जेल गया हुआ है। किसी भी शख्स को जब हम छुड़वाते हैं अपने अलावा तो वो सिर्फ इंटरेस्ट की बुनियाद पे छुड़वाते हैं। जैसे पॉलिटिकल लोग जो है वो लोगों के मामलात में थानों को डील कर रहे होते हैं कि वहाँ से बंदे छुड़वाने, वहाँ बंदे कैद करवाने, उनका इंटरेस्ट वाबस्ता होता है, उन्होंने वोट लेना होता है। इस वजह से दिस कैन ओनली बी डन ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि ये मेरा अवामी इससे मफाद वाबस्ता है तो मैं अवामी मफाद को लेके यहाँ आया हूँ, मेरा ज़ाती नहीं है, अवामी मफाद है, तो अवामी मफाद जो होगा वो इंटरेस्ट ही कहलाएगा। मीनिंग लोकल स्टैंड आई मीन्स लीगल कैपेसिटी टू चैलेंज एन एक्ट और डिसीजन। अदालत में, अदालत से मुराद यहाँ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है, जिसके अंदर मातहत अदालत के फ़ैसले को या फिर किसी ट्रिब्यूनल के या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को हम चैलेंज कर रहे होते हैं। इसे कहते हैं लोकल स्टैंड आई। लोकल स्टैंड सिंपली मीन्स अ प्लेस ऑफ स्टैंडिंग, अ राइट ऑफ अपियरेंस इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये वो हक है जिसके तहत एक शख्स अदालत के सामने पेश होता है। एप्लीकेशन ऑफ टर्म ऑफ लोकल स्टैंड आई पुराने वक्तों में सिर्फ ये था कि जो इंजर्ड होता था, यानी जिसका मफाद ही वाबस्ता होता था और वो मफाद टूटता था, कानून की वायलेशन होती थी और उसका पर्सनल राइट इन्फ्रिंज होता था, तो वो अदालत जाता था। लेकिन अब मॉडर्न जो व्यू है उसके अंदर दिया हुआ है कि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कि एक वो शख्स जो कि एग्रीव नहीं है, इंटरेस्टेड है, वो भी अदालत जा सकता है। मिसाल के तौर पे करोड़ पक्का में स्टेडियम बन रहा है, तो जिसकी ज़मीन पे स्टेडियम बन रहा है अगर उसे पैसे नहीं मिलते तो वो एग्रीव्ड है, वो जाएगा कोर्ट और कहेगा कि जी मुझे मेरी कंपनसेशन नहीं मिली। अगर स्टेडियम नहीं बन रहा तो बाकी लोग भी जा सकते हैं। जिस स्टेडियम नहीं बन रहा, स्टेडियम बनता तो हमारी इर्द गिर्द की ज़मीनों की वैल्यू बढ़ जाती, हमारा मफाद वाबस्ता था, हमारे पास कोई प्ले ग्राउंड नहीं है, हमें ग्राउंड चाहिए था, वो सिर्फ कागजी तौर पर बना हुआ है, उसकी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, यानी पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। तो कोई भी बंदा अदालत जो जाएगा, अदालत उसे सुनेगी।
हाँ, अगर ट्रेडिशनल व्यू में देखा जाए यानी माजी में जाके देखा जाए तो आम बंदा नहीं जा सकता था स्टेडियम के लिए, इस तरह के मामले के लिए, हॉस्पिटल के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए। लेकिन अब हर वो शख्स जा सकता है जो रेट पेयर है, जो टैक्स पे करता है। वो टैक्स पे इसीलिए करता है ताकि उसकी वेलफेयर का काम होता हुआ नज़र आना चाहिए। रेट ऑफ कोवरेंट तो हर शख्स को इख्तियार है कि वो किसी भी पब्लिक फंक्शनरीज के ख़िलाफ़ चला जाए कि देखें जी इसने फ़लाँ काम किया है, इससे पूछें इसने किस इख्तियार के तहत किया है, इसके पास कहाँ से ये इख्तियार आया कि इस ये काम करे। वायलेशन ऑफ आर फेलियर टू कैरी आउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, अगर कोई पब्लिक फंक्शनरी अपना काम नहीं कर रहा तो उसके ख़िलाफ़ मैंडमस की अपील की जा सकती है, रिट की जा सकती है कि इसको कहें ये करे। एक 17-18 ग्रेड का ऑफिसर है, वो अटेस्ट करके नहीं दे रहा डॉक्यूमेंट्स और जानता भी है, उसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दिए हैं, साइन नहीं कर रहा, तो ये वो अवामी मफादात को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके ख़िलाफ़ जाया जा सकता है। वायलेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऐसा ऑफिसर जो रियासत के बुनियादी असूलों की खिलाफ वर्जी करे उसके ख़िलाफ़ भी अदालत जाया जा सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट के यानी रैम से मुतालिक, सोसाइटी के मुतालिक, रैम से मुराद सोसाइटी होती है, सोसाइटी के अगर अगेंस्ट कुछ हो रहा है, कोई कब्रिस्तान का मसला है, कोई स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कोई इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो कि अवामी नोयत की है, सरकारी नोयत की है, तो उसके अगेंस्ट भी जाया जा सकता है। रेट्स हैं, ये दो तरह की रेट्स होती हैं। यहाँ पे इसने वैसे उनकी तारीफ़ भी कर दी है। मैंडमस, प्रोहिबिशन की रेट और सर्चुररी की रेट ये हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 के तहत होती हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के पास भी इख्तियार है, वो भी जुडिशल रिव्यू कर सकती है। लोकस स्टैंडाई जिसको हासिल हो, लोकस स्टैंडाई से मुराद ऐसा शख्स जिसको ये इख्तियार है कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जुडिशल रिव्यू के लिए जा सकता है, ये रिटें जाके वहाँ फ़ाइल कर सकता है। को वारंटो की है, हैबियस कॉर्पस की है, मैंडमस की है, प्रोहिबिशन की है, सर्चुररी की है, ये सारी यहाँ पे इसने डिफ़ाइन वैसे कर दी है। मैं भी आपको सेंड कर देता हूँ, इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। लोकस स्टैंडाई में उस शख्स को डिस्कस किया गया है जो अदालत के अंदर केस दायर करने का इख्तियार रखते होते हैं, भले वो एग्रीव नहीं होते लेकिन उनका इंटरेस्ट वाबस्ता होता है। इसी तरह इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो जुडिशल रिव्यू के हवाले से था कि वो उसमें उन मामलात को ज़िक्र किया गया है कि जब ये अनरीज़नेबल एक्ट करते हैं या डिक्टेशन के तहत करने लगते हैं या इनको इख्तियार नहीं होता, अपने इख्तियारात का मिसयूज़ करने पर लगते हैं, तो इनके ख़िलाफ़ जुडिशल रिव्यू का एक तरीक़ाकार भी मौजूद है ताकि इनको कंट्रोल किया जा सके, इन पब्लिक फंक्शनरीज़ को। इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो फिर डील करता है दो तरह के नेचुरल जस्टिस के तकाज़े के उस वक्त तक तकाज़े पूरे नहीं होंगे इंसाफ के जब तक ये इन पब्लिक फंक्शनरीज़ को समझाया गया है, जब तक आप नेचुरल जस्टिस के तकाज़े पूरे ना कर लें तो इंसाफ पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये अदालती लोग नहीं होते, इन्हें अदालती मामलात का पता नहीं होता। इसलिए आर ट्रम पार्ट्रम और नीमो जुडेक्स का जो असूल है वो इनके सामने रखा गया है ताकि ये उसको ऑब्ज़र्व करते हुए फितरी इंसाफ के तकाज़े पूरे करके लोगों को इंसाफ मुहैया करें, क्योंकि ये जुडिशल काम भी कर रहे होते हैं। जैसे मैंने बताया कि तहसीलदार के पास मामले होते हैं ज़मीनों के, ऐसी मामले डील कर रहा होता है, क्राइम कंट्रोल के हवाले से, प्राइस कंट्रोल के हवाले से मजिस्ट्रेट कर रहा होता है। फिर इससे प्रीवियस जो टॉपिक है वो सेपरेशन ऑफ पावर का है, जिसमें मॉन्टेस्क्यू ने यही एक थ्योरी दी है कि ये तीनों पावर एक शख्स में ना रखे जाएं वरना वो करप्शन की तरफ चला जाएगा, ये तीनों अलग होने चाहिए। इस पर क्रिटिसिज्म मौजूद है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, अगर तीनों अलग कर देंगे तो फिर एक के पास मामला जाएगा, फिर दूसरे, फिर तीसरे, ये तो फिर सारी ज़िंदगी एक ही मामला ही चलता रहेगा। जुडिशल, एग्जेक्टिव और एडमिनिस्ट्रेटिव तीनों जो है वो लेजिस्लेटिव, ये तीनों एक ही शख्स के अंदर मुमकिन है, हो सकते हैं, ये उसके क्रिटिसिज्म में दिया हुआ है। फिर रूल ऑफ लॉ का डायसी का असूल है कि कानून की हुक्मरानी हो, लोगों की हुक्मरानी ना हो। आर्टिकल 24 और आर्टिकल 25 और आर्टिकल 4 का हवाला देना है। इसका पाकिस्तान में इसे विद अकॉर्डेंस विद लॉ के नाम से पहचाना जाता है, अमेरिका में ये रूल ऑफ लॉ के नाम से पहचाना जाता है। इसी तरह फिर
डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का टॉपिक है, जिसमें ये दिया हुआ है कि सुप्रीम लेजिस्लेचर जो है वो अपने काम को, काफ़ी सारे काम को मुंतकिल कर देते हैं एग्जेक्टिव के पास, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के पास, कि वो कवानीन बना लें। इसकी अक़साम भी दी हुई हैं, वो भी आपने देख लेनी है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या वजह थी कि इस तरफ जाना पड़ा, क्योंकि मुआशरा बहुत कम्प्लेक्स नौइयत का हो गया है। सुप्रीम लेजिस्लेचर के पास काम बहुत ज़्यादा होता है, रश ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा होता है, फिर वो टेक्निकलिटीज़ नहीं समझते। उनका जो काम होता है वो प्रोसीजरल नौइयत का होता है, वो इतना अच्छा नहीं कर सकते। फिर इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के दरमियान डिफरेंस, और पहला क्वेश्चन है वो कौन सी वजूहात थी जिसकी वजह से हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाना पड़ा। हमारे पास तो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसी की रोशनी में हम सब कुछ कर लेते हैं। हमें अदालती निज़ाम नाकाफ़ी क्यों लगा, हमें लेजिस्लेटिव काम बहुत कम क्यों लगा, हमें ये सारी वो जो रीज़न्स हैं यहाँ पे आप उनको लिख देंगे। ये अगर आप टेक्निकल तरीके से इसे समझ के पढ़ेंगे तो ये इंशाल्लाह आपको तैयार हो जाएगा। आप इसे तैयार करें। मैं आज इंशाल्लाह इसका दूसरा हिस्सा भी आपको बना के भेज दूँगा। इस हिस्से को अच्छी तरीके से तैयार कर लें, 1 बाई 1 एक एक क्वेश्चन को सही तरीके से अटैम्प्ट करें। ये इसमें से 3 सवाल आ सकते हैं, बाकी 2 सवाल आपको और करने होंगे। अपना सिविल सर्वेंट्स में से ये ज़्यादा टेक्निकल पोर्शन था एज़ कम्पेयर टू सिविल सर्वेंट वाला पोर्शन। करें जी।